नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे सर्किल का वीडियो लेक्चर कवर किया था और आपको मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने वाले 2024 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित रूप से रिपीट होने वाले हैं। आज की वीडियो में हिमाचल प्रदेश पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट 2022 सेट डी का पेपर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में डिपार्टमेंटल क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा पीडीएफ चाहिए, स्क्रीन पर जो पीडीएफ दिख रहे हैं पिछले 4 सालों के, वो आपको हमारे पेड क्लासेस में प्रोवाइड हो जाएगा। पेड क्लासेस में पीडीएफ ही नहीं, इस पीडीएफ में जो मैथ का क्वेश्चन है उसका सलूशन मिलेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है उसका सलूशन मिलेगा और इसके अलावा आपको जीके के क्वेश्चन का सलूशन भी मिलेगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश सर्किल 2022 में पूछा था, ये पूछा था कि व्हाट इज द टाइम लिमिट सबमिट एप्लीकेशन फॉर इंक्वायरी इन रिस्पेक्ट मिसकैरेज लॉस्ट इंडियन पोस्टल ऑर्डर। यदि भारतीय पोस्टल ऑर्डर नष्ट हो जाता है उसके बारे में पूछताछ करना है, समय सीमा क्या तय किया गया है। ऑप्शन दिया है जारी करने के महीने से 6 महीने के भीतर, ऑप्शन बी आपको दिया है जारी करने के महीने के आखिरी दिन से 12 महीने के भीतर, सी दिया है 18 महीने के भीतर, या फिर डी आपको दिया है 3 महीने के भीतर। आपको कंडीशन ध्यान होना चाहिए कि मिसकैरेज हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो भी इंडियन पोस्टल ऑर्डर का कंडीशन है। तो आपको ध्यान रखना है कि जारी होने के महीने के आखिरी दिन से 12 महीने के भीतर इसके बारे में आप पूछताछ कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का उत्तर करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, बुक पैकेट कंटेनिंग ग्रीटिंग कार्ड। कि बुक पैकेट में ग्रीटिंग कार्ड भेजा जा रहा है, अलावा प्रिंटेड इनविटेशन भेजा जा रहा है। भेजा कैसे जाएगा? सतह के माध्यम से जाएगा, एयर के माध्यम से जाएगा, सरफेस एयर लिफ्टेड जाएगा, या सेकंड क्लास मेल के समान इसे भेजा जाएगा। आपको पता है कि ग्रीटिंग कार्ड और प्रिंटेड इनविटेशन को प्रथम श्रेणी डाक में सम्मिलित किया जाता है, लेकिन आपको एक कंडीशन पहले से भी पता होगा कि प्रथम श्रेणी डाक को हवाई से फ्री में भेजा जाता है। लेकिन आपके दिमाग में ये बैठा होना चाहिए कि ग्रीटिंग कार्ड और मुद्रित निमंत्रण वाले बुक पैकेट को सतही डाक से भेजा जाता है, भले ही इसे प्रथम श्रेणी डाक की तरह प्रायोरिटी दी जाती है। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, एनी पार्सल फाउंड इन लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एंड चार्ज एज। मैंने आपको बताया कि कोई भी पार्सल है आपको डाकघर की खिड़की पर देना है। लेटर बॉक्स में आपने कोई भी पार्सल डाल दिया, पार्सल रजिस्टर्ड है, पार्सल अनरजिस्टर्ड है। अगर आपने कोई अनरजिस्टर्ड पार्सल लेटर बॉक्स में डाला, भाई साहब वो पार्सल रजिस्टर्ड पार्सल ही ट्रीट किया जाएगा। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी वजह से इसका उत्तर सी करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, और यहां पे आपको पूछा है जीडीएस जिस पोस्ट ऑफिस में काम करता है मैक्सिमम वर्किंग आवर कितना होगा। देखिए, जब से कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट आया तो 2 टाइम लिमिट बताया गया। मिनिमम पूछेगा तो 4 घंटा, मैक्सिमम पूछेगा तो 5 घंटा। इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम पूछा था, इसी वजह से इसका उत्तर बी करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, एवरी लेटर पैकेट पार्सल हैज टू बी स्टाम्प विद अ डैश स्टाम्प एटलीस्ट हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस। कि हर एक पत्र पर, पैकेट पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर लगी होनी चाहिए? 4 डाकघर की, 3 डाकघर की, 1 डाकघर की, या 2 डाकघर की? पत्र है, पैकेट है, पार्सल है, कम से कम 2 डाकघर का
तारीख मोहर उस पर अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल मतलब सरकारी डाक के बारे में बात कर रहा है। बोल रहा है कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल वेदर द पोस्टेज इज प्रीपेड और नॉट, कि उस पर डाक भार पेड है या फिर पेड नहीं है। मस्ट बियर सुपरस्क्रिप्शन डॉट डॉट व्हेन पोस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑथराइज्ड टू यूज सर्विस पोस्टेज स्टाम्प, कि कोई सरकारी कर्मचारी, अरे सरकारी कर्मचारी नहीं, ऐसा सरकारी कर्मचारी जो सरकारी टिकट का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है, वो इस आर्टिकल को भेज रहा है। उस आर्टिकल पर लिखा होना चाहिए ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। मैंने बताया सरकारी अधिकारी है, सरकारी टिकट का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस लिखेंगे। कोई सरकारी अधिकारी नहीं है लेकिन सरकारी टिकट का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है, ऑन सर्विस लिखेंगे। दोनों बातें याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, बोला है व्हाट अमंगस्ट फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट। इनलैंड पोस्ट द्वारा ट्रांसमिशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित है। देखिए, टोटल प्रोहिबिटेशन के 10 कंडीशन बताए थे, पीओजी 1 में भी देखा था, कुछ हमने प्रोहिबिटेशन ए पीओजी 2 में भी देखा था। अभी जो क्वेश्चन पूछा है वो पीओजी 1 का पूछा है। बोला है अश्लील अशोभन प्रिंटिंग भेज रहे हैं, भाई साहब प्रोहिबिटेशन का कैटेगरी में आ जाएगा। कोई पत्र भेज रहे हैं जिस पर राजद्रोही प्रकृति का निशान बना हुआ है, भाई साहब वो निषेध का कैटेगरी में आ जाएगा। कोई ऐसा आर्टिकल भेज रहे हैं जो नियम का उल्लंघन करके भेजा जा रहा है, हो सकता है कि उस राज्य का गवर्नमेंट ने उस आर्टिकल को एक्सेप्ट करने का अथॉरिटी नहीं दिया है और आप नियम का वॉयलेशन करके भेज रहे हैं, आर्टिकल नहीं भेज सकते। तो जो मैंने आपको ए में बताया, तो जो मैंने आपको बी में बताया और जो मैंने आपको सी में बताया, ये तीनों ही कंडीशन प्रोहिबिटेशन में आता है, तीनों चीजें नहीं भेजी जा सकती, इसीलिए इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग फर्स्ट क्लास मेल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का डाक है। देखिए 4 विकल्प दिए हैं, मैंने इनलैंड पोस्ट का कंडीशन बताया था और ये अच्छे तरीके से समझाया था कि भाई साहब कुछ आर्टिकल प्रथम श्रेणी की डाक में आएंगी और कुछ आर्टिकल जो है वो सेकंड क्लास के मेल के अंतर्गत आएंगी। तो यही पूछा है, अंदर साहित्य पैकेट सेकंड क्लास मेल के अंतर्गत आता है, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा पंजीकृत समाचार पत्र ये भी सेकंड क्लास के अंतर्गत आएगा। पोस्ट कार्ड जो है वो फर्स्ट क्लास मेल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। अ लेटर पोस्टेड अनपेड चार्ज ऑन डिलीवरी, कोई पत्र है जो कि अनपेड है, कुछ भी पैसा उस पर भुगतान नहीं किया गया है, डिलीवरी पर क्या चार्ज किया जाएगा। कोई लेटर है, अरे लेटर ही नहीं नॉर्मल लेटर है, अगर सरकारी लेटर होता तो कंडीशन बदल जाता है, अगर नॉर्मल लेटर है तो डबल द डिफिशियंसी चार्ज करते हैं, डबल द पोस्टेज चार्ज करते हैं। ये बात ध्यान रख लीजिए। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सजेशन एंड कंप्लेन बुक इज अवेलेबल एट, कि सुझाव और शिकायत पुस्तिका किस प्रकार की पोस्ट ऑफिस में रखी जाती है। देखिए इसका उत्तर सी हो जाएगा। और शिकायत पुस्तिका रेड कलर की किताब होती है, सभी डाकघर में होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्लेन अबाउट असेसमेंट कस्टम ड्यूटी आर डील विथ ओनली बाय, कि सीमा शुल्क के निर्धारण के बारे में कोई शिकायत का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। द पोस्टल अथॉरिटी, द कस्टम अथॉरिटी, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कौन सीमा शुल्क के बारे में निपटान करता है? इसका करेक्ट जवाब बी हो जाएगा। सीमा शुल्क से संबंधित कोई भी समस्या है, याद कर लीजिएगा कि इसका निपटारा केवल कस्टम अधिकारी ही करते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कैटेगरी ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल आर, कि विदेश डाक वस्तुओं की श्रेणियां कितनी हैं, कितने टाइप के होते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है इंग्लैंड में 10 टाइप है, फर्स्ट क्लास के 3 हो गया, बाकी जो बचा हुआ है वो सभी सेकंड क्लास का अंतर्गत आएगा।
फॉरेन का बात करेगा, दो कैटेगरी है भाई साहब, एक है आपका लेटर पोस्ट का और दूसरा है आपका पार्सल पोस्ट। इसी वजह से इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाए। देखिए बेसिक थ्योरी है, याद करने के अलावा कोई अलग से आपको तरीका नहीं अपनाना। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, द मैक्सिमम वेट एन एयरमेल लेटर शुड नॉट एक्सीड। एयरमेल पत्र का अधिकतम वजन नहीं होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए ये पूछा है। 2 किलो, 5 किलो, 4 किलो, 1 किलो। देखिए अगर नॉर्मल पूछता है केवल पत्र तो भी 2 किलो हो जाता है ना। अगर हवाई पत्र पूछता है तो भी 2 किलो। जैसे कभी अगर नॉर्मल पार्सल पूछता है तो भी 20 kg होता है, हवाई पार्सल पूछता है तो भी 20 kg। ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है पूछा है, फी फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट टू बी एयरलिफ्टेड टू अ फॉरेन कंट्री। कि नेत्रहीन साहित्य के पैकेट को विदेश ले जाने के लिए शुल्क क्या लगता है। आपको एक चीज तो पता होगा कि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, जिसे मैं बीएलपी बोलता हूं, उसको आप भेज रहे हैं तो ना तो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, ना तो पोस्टेज चार्ज लगेगा और ना एक्नॉलेजमेंट चार्ज लगेगा। लेकिन एक उस पर भी एक्सेप्शन है, अपवाद है। उसे यदि आप एयर के माध्यम से भेजते हैं तो उस पर एयर चार्ज लगता है। तो एयर चार्ज किस कैटेगरी के आर्टिकल का लगता है। लेटर पोस्ट पर जो हम लेते हैं वही चार्ज, मुद्रित कागज पर जो लेते हैं वही चार्ज, या फिर निशुल्क, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एयर चार्ज एज अप्लीकेबल टू प्रिंटेड पर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, डाकघर पंजीकृत वस्तुओं के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है। यदि आप कोई रजिस्टर आर्टिकल भेज रहे हैं, डाकघर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। यदि प्रेषक ने निम्नलिखित के भीतर कोई जांच नहीं की, 3 साल, 1 वर्ष, 18 महीना या एक। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमने आपको एक चार्ट बताया था पीओजीओ ने, और वहां पर बताया था कि कोई बीमित आर्टिकल है, कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल है, उसके बारे में कोई शिकायत करना है, 3 महीने का समय दिया है। हमें 3 महीना ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसी वजह से इसका जो क्वेश्चन था वो डिलीट कर दिया था फाइनल आंसर। ठीक है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, हाउ मच इंक्वायरी फी रिक्वायर्ड टू बी पेड रजिस्टर्ड ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट इन अ फॉरेन पोस्ट। विदेशी पोस्ट में पंजीकृत ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए पूछताछ शुल्क कितना देना पड़ता है। अरे एक कंडीशन मैंने पहले ही बता दिया, इंक्वायरी करना है किसी भी आर्टिकल के बारे में, पूछताछ शुल्क कुछ भी नहीं लिया जाता। अब ये ब्लाइंड लिटरेचर है तब तो और नहीं लिया जाएगा, ये एक विशेष प्रकार का आर्टिकल है। चलिए, ₹6 कोई भी चार्ज नहीं, मतलब नो फी इक्वल टू रजिस्ट्रेशन चार्ज या ₹10। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एज पर मेथड ऑफ एड्रेस फॉर एन आर्टिकल when postage is prepaid in cash for posting registered newspaper, then which word to be written on later। पूछा यह गया है कि विदेशी वस्तु के पते की पद्धति के अनुसार, पता लिखने का जो नियम है उसके अनुसार, जब पंजीकृत समाचार पत्र की पोस्टिंग के लिए डाक खर्च नगद में लिया जाता तो पत्र पर कौन से वर्ड लिखे जाने चाहिए। पहला ऑप्शन क्या दिया, बीएनपीएल मतलब बुक नाउ पे लेटर। दूसरा दिया है पोस्टेज पेड कैश नॉट बी टैक्स्ड। ऑप्शन नंबर सी दिया है पोस्टेज पेड पोर्ट पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, ध्यान रख लीजिए। ठीक है, और जो सेंटेंस है उसको भी याद कर लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, यूपीयू का फुल फॉर्म पूछा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसका सही जवाब हो जाए। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, इन फॉरेन पोस्ट टर्म लेटर पोस्ट अप्लाई टू फॉलोइंग क्लासेस ऑफ पोस्टल आर्टिकल। दो कैटेगरी बताया, एक कैटेगरी बताया लेटर का, एक कैटेगरी आपको बताया पार्सल। लेटर के अंतर्गत लेटर ही नहीं बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो प्रिंटेड पेपर आता है जिसे मैं पीपी बोलता हूं, इसके अलावा स्मॉल पैकेट आता है जिसे मैं एसपी बोलता हूं, इसके अलावा बीएलपी आता है,
इसके अलावा एरोग्राम आता है, इसके अलावा पोस्ट कार्ड। ये सभी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये लेटर के अंतर्गत आती है। पूछा ये गया है कि कौन सा निम्नलिखित वर्गों पर लागू होता है लेटर पोस्ट। देखिए, पंजीकृत कोई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है मतलब सी, वो भी इस पर आएगा। पोस्ट कार्ड है वो भी आएगा। मुद्रित कागज है वो भी आएगा। इसी वजह से इसका उत्तर डी करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन है, गंतव्य देश में एक वस्तु की डिलीवरी, द डिलीवरी ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल इन कंट्री डेस्टिनेशन वेरियस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री यूनिफॉर्म ऑल ओवर एज डिजायर बाय सेंडर ऑफ बीच। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि किसी गंतव्य देश में आपने आर्टिकल भेजा है, उस देश में आर्टिकल की डिलीवरी कैसे होती है। सभी देश में समान होती है, अलग अलग होती है। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि सेंडर क्या चाहता है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सभी देशों में डिलीवरी का जो पद्धति है वो अलग अलग। इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा, वेरियस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 21। HDMS के बारे में पूछा है। अगर HDMS के बारे में पूछा है तो क्वेश्चन में आपको एक और चीज बता दी गई, बताया ये गया है, याद कर लीजिएगा, HDMS CSI के अंतर्गत आता है। CSI के अंतर्गत HDMS ही नहीं, इसके अंतर्गत IPVS भी आता है, इसके अंतर्गत BI भी आता है, इसके अंतर्गत BPMS भी आता है, इसके अंतर्गत HR भी आता है, और बहुत सारी चीजें जो हैं CSI के अंतर्गत आती हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, कभी किसी सर्किल में मेरे को ये क्वेश्चन देखने को। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। पूछा ये गया है, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर साइलो ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्यूटराइजेशन ऑफ बीच। FSI लाया गया, FSI का एम क्या था, उद्देश्य क्या था, साइलो क्या था, बताइए। केवल बचत बैंक संचालन, बचत बैंक PLI का संचालन, PLI ऑपरेशन का संचालन, सेविंग बैंक और HR का संचालन। FSI का बताया, कभी वेंडर पूछ ले तो इन्फोसिस ध्यान रखना है। याद कर लीजिएगा कि FSI के अंतर्गत दो चीजें की जाती, एक सेविंग बैंक का काम किया, दूसरा PLI ऑपरेशन किया। तो यहां पर जो ऑप्शन हमें उपयुक्त ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है बी, और इसका उत्तर बी करेक्ट हो जाए। फटाफट से अगला क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। पूछा गया है, IT आधुनिकीकरण परियोजना में NISG का मतलब क्या होगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, उनमें से ही ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। N फॉर होता है नेशनल, I फॉर होता है इंस्टीट्यूट, इसके अलावा आपको फॉर भी याद रखना है, S फॉर होगा स्मार्ट, और G फॉर होगा गवर्नमेंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें ऊर्जा मिलता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और LDC एस्पिरेंट हैं, LDC एग्जाम से संबंधित कोई भी अपडेट चाहते हैं, मटेरियल चाहते हैं, तो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी तकलीफ होगी, कोई भी डाउट होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं आपके डाउट को प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, विच अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट एक्सपांशन। चलिए कुछ हमने विस्तार किए हैं, आपको बताना है कि कौन सा विस्तार जो है वो गलत है। पहला देख लेते हैं, SSO, इसका मतलब होता है सिंगल साइन ऑन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई साहब, पहला तो सही हो गया है। दूसरा है DPMS, डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आपका सही हो जाएगा। थर्ड में देखिए CBS कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, ये आपका गलत हो जाएगा। CBS का हमने क्या देखा था, CBS का हमने देखा था कोर बैंकिंग सोल्यूशन, याद कर लीजिए, गलत ढूंढना था तो गलत आपका 3 नंबर का, 3 नंबर कहां दिया है, सी में दिया है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, हु इज वेंडर डाटा सेंटर फैसिलिटी, कि डाटा सेंटर फैसिलिटी का विक्रेता कौन था। चलिए बताइए, डाटा सेंटर सिटी था,
रिलायंस था, इन्फोसिस था, टीसीएस था। याद कर लीजिएगा कि डाटा सेंटर का विक्रेता जो है वो रिलायंस था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। ऑप्शन में कुछ और चीजें दिख रही हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूं। कभी आपसे सीफी का पूछे तो सीफी का ध्यान रखना है, एनआई का वेंडर सीफी था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कभी आपसे इंफोसिस का पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि इंफोसिस जो है वो एफएसआई का वेंडर। कभी आपसे टीसीएस पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि टीसीएस दो जन का वेंडर था, एक था आपका सीएम और दूसरा था आपका सीएसआई। दोनों बातें ध्यान रखिए। इसका उत्तर बी करेक्ट हो। अगले क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। कोर बैंकिंग सोल्यूशन में एसओएल का मतलब, हर एक पोस्ट ऑफिस को सोल आईडी दिया गया है, उसी सोल आईडी का उपयोग जो है पोस्ट ऑफिस करते हैं। आखिर ये सोल आईडी किससे संबंधित होता है? तो मैंने आपको बताया था, पिछला वीडियोस देखा होगा, वहां पे आपको क्वेश्चन दिखा होगा। सोल आईडी फिनेकल से संबंधित। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है सर्विस आउटलेट। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईसीएमएस इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? डाक विभाग में ईसीएमएस का उद्देश्य क्या है? फॉर स्कैनिंग मेल डिलीवरी ऑफिस, अकाउंट ओपनिंग फिनेकल, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट मैकमिस। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ईसीएमएस का मतलब क्या होता है? इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। याद कर लीजिएगा, पीएलआई और आरपीएलआई के जो नए प्रपोजल आते हैं उनको अपलोड करने का काम ईसीएमएस करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। टोल फ्री नंबर पूछा इंडिया पोस्ट का, कोई भी पूछताछ करना है इस नंबर पर डायरेक्टली कर सकते हैं। 180026666868। याद कर लीजिएगा और रट भी लीजिएगा। बेसिक सवाल है भाई साहब, कॉमन सवाल है, कभी कोई आपसे पूछ भी देना तो आपको बताना भी पड़ेगा ना। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का है। इसमें पूछा है आईपीवीएस, इसका मतलब क्या होता है? और बताया भी है कि भाई साहब आईपीवीएस जो है वो सीएसआई का एक पार्ट है। ध्यान रखिए, आईपीवीएस, आई का मतलब इंडिया, इसके अलावा पी का मतलब पोस्ट, बी का मतलब विजिबिलिटी, एस का मतलब सिस्टम। याद कर लीजिएगा, 29 का ए जो है करेक्ट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का। अब पूछ रहा है वर्तमान में डाकघर के एटीएम में कैश मैनेजमेंट, कैश लोडिंग के लिए वेंडर कौन है? चलिए बताइए कौन सा उत्तर करेक्ट होगा? टीसीएस है, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोला है? एजीएस है, बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कैश मैनेजमेंट, कैश लोडिंग के लिए एटीएम में वेंडर जो है वो एजीएस है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एडिशनल फी सीओडी फैसिलिटी वेयर अमाउंट टू बी रिकवर फ्रॉम एड्रेसी 6500। इस सीओडी सुविधा का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त शुल्क कितना चार्ज किया जाएगा? जहां प्राप्तकर्ता से वसूल की जाने वाली राशि 6500 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिए। 50 रुपए, 104 रुपए, 110 रुपए, 55 रुपए। 31 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। देखिए सीओडी के टैरिफ चार्ज में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें से बताया ये है कि भाई अभी जो नया टैरिफ रेट है 6500 तक का कोई भी सीओडी है उस पर 1.6% फीस एक्स्ट्रा वसूल किया जाए, और जो 6500 से ऊपर का होता है उस पर क्या होता है? ध्यान रख लीजिए, 6500 से कोई ऊपर का होगा, मान लीजिए 7000 का है, ठीक है, तो 6500 तक हम 100 रुपए लेंगे, है ना, 100 रुपए लेंगे। और उसके बाद जो बढ़ा हुआ राशि रहेगा, 500 बढ़ा है ना, 500 बढ़ा है, 6500 तक हमने 100 रुपए लेना है, 7000 का सीओडी है। बढ़ा हुआ जो राशि रहेगा, कितना बढ़ा है? 500 बढ़ा है, इस पर हम 1% वसूल करेंगे। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, तो सारी कंडीशन को आप रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, और यहां पर आपसे पूछा है युगल सुरक्षा पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
32 नंबर क्वेश्चन, बताइए सही ढूंढना है। बड़े पॉलिसी धारक की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, युगल की आयु 19 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, पति की मृत्यु की स्थिति में पत्नी को मृत्यु का लाभ भुगतान किया जाएगा। क्या बोला है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पति की मृत्यु की स्थिति में ही पत्नी को मृत्यु लाभ का भुगतान किया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई एक का डेथ होता है, उसको लाभ दिया जाता है, और इसमें केवल बोला है कि पति की मृत्यु के स्थिति में ही, इसलिए गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन को देखिएगा, सी ऑप्शन बोला है एकल प्रीमियम के साथ, एक प्रीमियम के साथ उपार्जित बोनस बीमित राशि की सीमा तक दोनों पति पत्नी के लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करता है। इसी वजह से इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक प्रीमियम में दोनों ही व्यक्ति को जीवन बीमा दिया जाता है। ठीक है, यही खास बात है युगल सुरक्षा का। इसका जो जवाब हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। बोला है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट विल बी अलाउड परचेस मोर देन 100 माई स्टाम्प सीटलेट्स, कि 100 से अधिक माई स्टाम्प सीट की खरीद पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है, 10, 50, 20 या फिर 30। 33 नंबर क्वेश्चन है, और ध्यान रख लेना है कि 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन है घरेलू स्पीड पोस्ट को अधिकतम कितने वजन तक बुक किया जा सकता है, 35, 24 या 2 kg। याद कर लीजिएगा, इसका मैक्सिमम जो वेट लिमिट है वो 35 है। कभी आपसे साइज पूछेगा 1.5 × 3 आपको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन 35 है, हु इज आर एलिजिबल ऑब्टेनिंग PLI। PLI के लिए इनमें से कौन सा पात्र है, एलिजिबल है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी, डिफेंस के कर्मचारी, नेशनलाइज्ड बैंक के कर्मचारी, ये सभी पात्र हैं। ये सभी ही नहीं, PLI में एलिजिबल कैंडिडेट का जो संख्या है और भी बहुत बढ़ चुका है। आप और बाकी चीजों को भी मेरा डिटेल वाला PDF देख के याद कर सकते। चलिए, इसका जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम पिक करते हैं। आपने बिल मेल सर्विस के तहत टाई अप किया है। पूछा यह गया है कि बिल मेल सर्विस में एक कंडीशन है। मैंने आपको बताया कि 5000 क्वांटिटी आपको मिनिमम आर्टिकल भेजना पड़ता है। ये तो हुई क्वेश्चन से बाहर की बात। क्वेश्चन के अंदर की बात क्या है? क्वेश्चन के अंदर की बात है कि ग्राहक को कम से कम कितने दिनों में एक बार तो इस स्कीम में पोस्ट करना ही पड़ेगा। 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, या याद कर लीजिएगा 90 दिन में आपको एक बार पोस्ट करना पड़ता है, मतलब एक बार सर्विस देना ही पड़ता है। चलिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, नया PPF खाता खोलना है, मिनिमम अमाउंट का जरूरत पड़ेगा 500, 50 के गुणांक में खोल सकते हो। अधिकतम लिमिट आपका जो है वो हो जाएगा 1.5 लाख। इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट सैंपल पैकेट। स्मॉल पैकेट का अधिकतम वजन क्या होगा, 1 kg, 2 kg, 5 kg या 10 kg। मैंने आपको बताया स्मॉल पैकेट अधिकतम 2 kg तक जा सकता है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के बारे में कथन सही है। चलिए देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक निकासी सेवाएं विदेश में थोक भुगतान के लिए वैकल्पिक तरीका प्रदान करती है, गलत हो जाएगा। हमें सही ढूंढना था। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस में होता क्या था? होता यह था कि आपको MIS का पैसा बैंक में लेना है तो इसके माध्यम से आप डायरेक्टली ले सकते थे, और कुछ लिमिटेड सिटीज में सर्विस अभी उपलब्ध है। ये योजना 9 अगस्त 2003 को हुई थी और 2004 बोला है, इसी वजह से ये भी आपका गलत हो जाए। किसी भी योजना के भुगतान के लिए इंडिया पोस्ट द्वारा ECS पेशकश नहीं की जाती, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि MIS का पैसा आप इस स्कीम के माध्यम से बैंक के खाते में ले सकते हैं। 3 बातें गलत हो गई हैं। ऑलरेडी जब एक ऑप्शन बचा तो भाई साहब सही हो जाएगा, है ना, ज्यादा आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। बोला यह है कि ECS के तहत MIS खातों के जमाकर्ता को उनकी पसंद के नामित बैंक में
देय तिथि पर ब्याज को स्वचालित रूप से स्थानांतरित और जमा किया जा सकता है। इसी वजह से इसका उत्तर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही मैंने इसका उत्तर आपको बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, बिजनेस पार्सल सेवा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बिजनेस पार्सल, जिसे मैं बीपी बोलता हूं, चलिए बताइएगा। बिजनेस पार्सल पूरे देश में उपलब्ध है, ये बात तो बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, अगला देखते हैं। इसका अधिकतम वजन लिमिट 35 केजी है। साइज का बात करेंगे, लंबाई किसी आयाम में 150 सेंटीमीटर, लंबाई के अलावा मापा गया माप किसी और दिशा में 300 सेंटीमीटर से अधिक नहीं। ये तीनों बातें सही है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है, PYQ इंपॉर्टेंट ही और सबको आपको करना ही है। लगभग 80 से ज्यादा सेट पेपर आपको उपलब्ध कराऊंगा। आपके पास नहीं है, आपको उत्तर सहित PDF चाहिए, आपके पास समय कम है, आपको लग रहा है कि अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन मैं परीक्षा देने जा रहा हूं, तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, कम से कम PYQ सॉल्व करके जरूर जाओ। 41 नंबर का क्वेश्चन है, बोला है नॉमिनल रोल का प्रिजर्वेशन पीरियड कितना है। 1 साल, परमानेंट डॉक्यूमेंट है, 3 ईयर, 10 ईयर। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बहुत सारी चीजें, वर्क पेपर, ऑर्डर बुक, इन सभी का प्रिजर्वेशन पीरियड बताया है, नॉमिनल रोल का बताया है और कुछ एक का बताया है कि हेड ऑफ सर्किल के परमिशन के बिना उसे नष्ट नहीं। इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नॉमिनल रोल जो है वो स्थायी डॉक्यूमेंट। 41 का करेक्ट जवाब हो जाएगा बी। उपस्थिति रजिस्टर किस रूप में रखा जाएगा, फॉर्म नंबर बताना है। किसी ऑफिस में एक से ज्यादा क्लर्क काम करता है तो वहां पर एक उपस्थिति रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। बताइए MS 95, 35, यस 35, यस 37, MS 90। तो जवाब करेक्ट होगा, बार बार आता है तो अभी तो याद ही हो गया होगा आपको, यस 37 जो है इसका। कैश बैग शुड बी सील्ड बाय, कैश बैग को इसके द्वारा सील किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट कहानी है, कभी आपसे कैश बैग के बारे में पूछा, याद कर लेना है कि जब आपसे कैश बैग पूछेगा, एक मैं आपको तरीका बताता हूं, जब आपको कैश बैग पूछेगा तो आपको हमेशा जवाब लगाना है कैश सील विथ ब्लैक सीलिंग बैग्स। मतलब कैश सील का उपयोग, कैश बैग के लिए कैश सील का उपयोग किया जाएगा। कभी आपसे, इसका उत्तर भी करेक्ट हो गया है, कभी आपसे यह पूछ ले कि कैश बैग रजिस्टर्ड बैग के अंदर है और रजिस्टर्ड बैग को किस सील से सील किया जाएगा, तब आपको जवाब लगाना है ए नंबर का, मतलब इंश्योरेंस सील। महत्वपूर्ण चीज बताया हूं, अपने दिमाग में याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर डाल दिया। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, देखिएगा, जब एसओ को प्रेषण किया जा रहा है, अरे एसओ को धन प्रेषण किया जा रहा है विशेष वाहक के माध्यम से, स्पेशल कैरियर के माध्यम से, इस दस्तावेज में एसपीएम की जानकारी के लिए टिप्पणी लिखी जाएगी कि जो पैसा भेजा गया है वो कैसे भेजा गया है। एसओ स्लिप में लिख के भेज देंगे, एसओ डेली अकाउंट में लिख के भेजेंगे, रजिस्टर्ड लिस्ट में लिखेंगे, हेड ऑफिस समरी में लिखेंगे। देखिए एसओ स्लिप में ये जानकारी आपको लिखकर एसपीएम को ये पता चल जाए कि पैसा जो है आपके ऑफिस के लिए रेमिटांस किया गया है, भेजा गया है। बात आपको समझ में आ गई है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए। 45 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा है व्हाट इज द एसबी सेविंग बैंक क्लेम सैंक्शन लिमिट फॉर HSD टू एसपीएम क्लेम विथ लीगल एविडेंस। कुछ साल पहले एक एसबी ऑर्डर के तहत जो डिसीज क्लेम का लिमिट है अलग अलग अथॉरिटी के लिए बदल दिया गया था। आपसे सवाल यह किया गया है कि HSD2 का एसपीएम है, ठीक है, और उसको कोई मृतक दावा उसके पास आया है, उसको निपटान करना है, उसका लिमिट क्या होता है। देखिए जब किसी भी अकाउंट में नॉमिनेशन होता है तो उस पर कोई भी परेशानी नहीं होती है, अगर नॉमिनेशन नहीं होता है तब उस पर थोड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है, याद कर लीजिए। 45 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको बताया गया था
कि जो दावा करता है वो लीगल एविडेंस के साथ आता है, और लीगल एविडेंस का कंडीशन में एसएससी 2 एसपीएम के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर का क्वेश्चन है। 46 का आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। इंश्योरेंस सील यूज मेल ऑफिस मस्ट ऑलवेज रिमेन हुज पोसेशन हु विल हेल्ड आंसरेबल एनी इम्प्रॉपर यूज इज मेड। कि डाक कार्यालय में उपयोग की जाने वाली बीमा मोहर हमेशा कब्जे में रखी जानी चाहिए। अगर इसका कोई अनुचित उपयोग होता है तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी होगी? छटाई सहायक, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या सब रिकॉर्ड ऑफिसर। याद करने वाली बात है कि मैंने आपको बताया था कि बीमा सील का जवाबदारी जो है हेड सॉर्टर का होता है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट का। चलिए उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर का है, मैंने स्क्रीन पर सेट किया है, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। बोल रहा है द ऑपरेशन एएमपीसी। एएमपीसी क्या? ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। कहां पर बनाए गए हैं? दिल्ली और कोलकाता में बनाए गए। क्यों बनाए गए हैं? जहां पर छटाई का काम ज्यादा होता है, ताकि छटाई के काम को तेज गति से किया जा सके, वहां पर मशीनें लगाई गई। उन मशीनों में छटाई की गति काफी अधिक होती है। डिफरेंट टाइप का कटिंग है, एलएसएम है, एमएमएस है। मैंने आपको बताया था कि एलएसएम जो होता है, लेटर सॉर्टिंग मशीन जो होता है, 30,000 से ज्यादा आर्टिकल पर आवर में सॉर्टिंग करता है। एमएमएस जो होता है 18,000 से ज्यादा पर आवर में आर्टिकल सॉर्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड मेल सॉर्टर। आपको पूछा यह गया है, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, आपको पूछा यह गया है कि वह ऑपरेशन जो उस बिंदु पर किया जाता है जिसमें मशीनी योग और गैर मशीनी योग को अलग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कि भाई ये आर्टिकल आपका मशीन में जाएगा, आर्टिकल मशीन में नहीं जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? हैंडलिंग बोलते हैं, कलिंग बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं, या फिर पंजीकरण बोलते हैं। याद कर लीजिएगा, इस ऑपरेशन को कलिंग ऑपरेशन बोला जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन 48 नंबर का है। पूछा है यदि ट्रेन में प्रदान किया गया नियमित स्थान सभी मेलों की ढिलाई के लिए अपर्याप्त है तो अतिरिक्त स्थान के लिए रेलवे के अधिकारी को आवेदन करने के लिए कौन अथराइज है? सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, या फिर मेल एजेंट, मेल गार्ड, चार्ज ऑफ ट्रांजिट सेक्शन। 48 का जो जवाब करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ध्यान रख लीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो रेलवे के अधिकारियों को आवेदन दे सकता है, ऑप्शन डी में जो बताया गया है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर का है। 49 में आपसे पूछा है विदेश से प्राप्त अवैतनिक अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए पत्राचार के लेखों को केवल विनिमय के कार्यालय में काराधन के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसे लेख पर आमतौर पर किस मोहर की छाप प्राप्त होगी? विदेश डाक में कोई आर्टिकल अनपेड है, इनसफिशिएंटली पेड है, वो हमको मिला, उस पर कौन सा मुहर छाप लगा होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फॉरेन पोस्टल मैनुअल का क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आता है, और ये अभी तक मुझे केवल ये वाला क्वेश्चन मुझे केवल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि उस पर टी स्टाम्प जो है वो लगा होता, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 50 नंबर का है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा ये गया है कि खाते के कार्यालय में एक अन्य वरिष्ठ अनुभवी अधिकारी द्वारा प्रत्येक बिल में क्रेडिट और डेबिट की कितनी जांच की जाएगी विदेशी डाक के संबंध में? 5%, 10%, 20% या 25%? 50 का जो जवाब हो जाएगा 20%। 20% की क्रेडिट और डेबिट में जांच की जाएगी। डिपार्टमेंटल के 50 क्वेश्चन कर लिए भाई साहब, याद कर लीजिएगा, डिपार्टमेंटल के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। और जो भी आपको वीडियो करवा रहा हूं, ये वीडियो मुफ्त में आपको मिल रहा है, मतलब ये वीडियो पब्लिक वीडियो है। इस वजह से इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो के संबंध में कोई क्वेरी होता है तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
आपका जिम्मेदारी बन जाए। जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं करेंगे। अगर आपको जीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, उसका वीडियो चाहिए, उसका पीडीएफ चाहिए, इस पेपर में दिया गया रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। आपको रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए, आपको मैथ का सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको हमारे पेड क्लास में आना पड़ेगा। पेड क्लासेस में इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे डिटेल पीडीएफ, प्रिंट करने वाला पीडीएफ, टॉपिक वाइज एमसीक्यू का पीडीएफ, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा और 4 साल के पेपर आपको फ्री में मिलेंगे ही। अगर आप हमारे पेड क्लास में आना चाहते हैं, परीक्षा नजदीक है, ध्यान रखिएगा, तो आपको एक नंबर दे रहा हूं, नंबर है 7610685690। इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी क्वेश्चन संबंधित कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।